नमस्कार प्यारे साथियों, वी फॉर भूपी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि मैंने अभी जो है पहले एक इंटरव्यू डाला है। इससे पहले जो साथियों मैंने एक रणजिस के बारे में बताया है, यानी कि उत्तराखंड के जो पेपर आते हैं, जैसे जो भी एग्जाम आते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह वगैरह जो भी है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, बीडीओ हो गया, बीपीडीओ हो गया, या फिर पटवारी हो गया, आरओआर हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, पुलिस का हो गया, मैक्सिमम जितने भी एग्जाम होते हैं साथियों, उसके लिए मैंने एक रणजिस बताई। देखिए, सबसे पहले हमारा एक टारगेट होता है। टारगेट को हमने किस प्रकार से अचीव करना होता है, उसके लिए मैंने सारा जो सब निचोड़ है उस वीडियो के माध्यम से बता रखा हमने क्या रणजिस के साथ चलना है। साथियों, ये जो चैनल है, ये बी फॉर भूपी चैनल है। ये उन प्यारे साथियों के लिए है, उन प्यारे भाइयों एवं बहनों के लिए है, जिन भाइयों एवं बहनों ने अभी इंटर किया है या इससे पहले इंटर कर लिया है, पर हार स्थिति के कारण वो अभी पढ़ नहीं पा रहे थे, तो वो अब अपना नोट्स एक तरीके से बनाएंगे। जरूर आपके हाथ में आपका सफलता होगी। साथियों, इसी के साथ ज्यादा नहीं कहते हुए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना, कि उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास क्या है। और हाँ, आप इस तरीके से जो है इस टॉपिक को ले चलना कि जिस तरीके से मैं पढ़ूंगा, मैं जो हूं, जो इंपॉर्टेंट है मैं इधर लिखूंगा, जो कुछ समझाने की दृष्टि से होंगे वो मैं इधर लिखूंगा। उससे नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो मैं बता दूंगा कि ये भी अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है साथियों? और हाँ, आप बढ़िया ढंग से पढ़िए, स्वस्थ होकर पढ़िए और प्यार से पढ़िए। ठीक है? तो अब चीजों को समझना शुरू करते हैं कि चीजें आखिर उत्तराखंड में क्या क्या है। ठीक है साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि प्राचीन इतिहास का मतलब क्या होता है। देखिए, प्राचीन इतिहास का मतलब होता है कि मानव इतिहास का वह समय जिसमें लिखने की आविष्कार के साथ साथ मध्यकालीन इतिहास से लेकर के, नहीं, प्रारंभिक इतिहास से लेकर के और आपके मध्यकालीन इतिहास तक का जो समय है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 5000 वर्ष की अवधि तक ये कवरेट करता है। इसमें जैसे आपको मेसोपोटामिया आदि शामिल हैं। तो दोस्तों, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, यानी कि पुराना का मतलब होता है कि जो हमारा बीता हुआ समय है पहले, मतलब, है ना, वो प्राचीन इतिहास मतलब होता है। ठीक है? तो अब हम इस चीज को समझेंगे कि अपने प्यारे उत्तराखंड में प्राचीन इतिहास में क्या क्या चीजें आती हैं जो हमारा उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास है। जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे पहले जो प्राचीन इतिहास है ये उत्तराखंड में होगा, जरूर होगा, भारत में भी है, बिल्कुल है। देखिए, प्राचीन इतिहास वर्ड ऑफ में होता है, कहीं भी होता है, पहले तो सभी कुछ हुआ होगा, एकदम से तो नहीं आया होगा, मानो नहीं आया होगा, तो आया होगा, यानी कि आराम आराम से होगा, फिर हमारा एक इतिहास बना। तो उस तरीके से हम इस चीजों को समझेंगे अपने प्यारे उत्तराखंड का, जो कि अब देखिए होता क्या है कि इसको सबसे पहले जैसे प्राचीन इतिहास किसने लिखा था, है ना, तो जैसे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास जो है उत्तराखंड का, यानी यहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है? आज यहां से शुरू, पहले जो आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, यहां से शुरू करेंगे तो साथियों कि उत्तराखंड को मैं डायरेक्ट ईओ के लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना उत्तराखंड ही है। साथियों, जैसे कि उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास क्रमबद्ध एवं वृतांत लिखने का श्रेय। ठीक है साथियों, यानी कि उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है इसको क्रमबद्ध और वृतांत, वृतांत का मतलब होता है किसी घटना, यानी कि जो घटी हुई घटना है। ठीक है? इसको लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रारंभिक इतिहास और ये लिखने का श्रेय किसको जाता है साथियों? एटकिंसन को जाता है। किसको जाता है? यानी कि एटकिंसन।
साथियों इस पॉइंट को जो है आप बहुत अच्छे तरीके से जो है इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास लिखने का स्रोत किसका जाता है। अच्छा, अब प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है क्या जाएगा, यानी कि पुरातत्व। अब देखिए पुरातत्व का मतलब क्या होता है। देखिए साथियों, पुरातत्व का मतलब होता है कि जो लिखने से पहले जो हमारे विद्वान थे यानी कि पुरातत्वविद बोलते हैं जिनको, तो पुरातत्वविद ने जो सोचा था कि यानी कि उस समय हम लिखते नहीं थे, ध्यान से समझना, उस समय हम लिखते नहीं थे चीजों को। तो उससे पहले क्या क्या दिखे, जैसे हमारी गुफाएं दिखी, जैसे हमारे शैलचित्र दिखे, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे क्या दिखे थे, गुफाएं दिखी थी, शैलचित्र दिखे थे, या फिर कलाकृतियां दिखी थी। तो ये पुरातत्व मिले हमें कुछ। अब उत्तराखंड में वो पुरातत्व जो मिले उनको एक आगे बढ़ाने की दिशा किसने दी, यानी कि कहने का मतलब है कि उत्तराखंड के जो पुरातत्व थे उनको बढ़ाने की दिशा किसने दी, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में पुरातत्व बढ़ाने की दिशा किसने दी है। प्यार से समझना साथियों, आता है ये पेपर में, इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में पुरातत्व को बढ़ाने की दिशा किसने दी। समझना जरा इस चीज को। नंबर 1 लिखेंगे आप यहाँ पे, कुछ यहाँ पे नाम है, जैसे नंबर 1 है यशवंत सिंह कटोच, पहले नाम लिखेंगे यशवंत सिंह कटोच ने। ठीक है, दूसरा दिया था आपका यशोधर मटपाल। ठीक है साथियों, तीसरा दिया था आपके केपी नोटियाल। प्यार से समझना साथियों। ठीक है, चौथा जो दिया था आपके मदन मोहन जोशी। जोशी जो है पंडित होते हैं साथियों, मदन मोहन जोशी। पांचवा होता है मदन मोहन भट्ट। छठा होता है साथियों आपका शिव प्रसाद डबराल। साथियों इस चीज को जरा थोड़ा गौर से समझना कि उत्तराखंड के जो पुरातत्व बढ़ाने की दिशा दी थी, यानी कि यशवंत सिंह कटोच ने दी थी, या यशोधर मटपाल ने दी थी, केपी नौटियाल ने दी थी, मदन मोहन जोशी ने दी थी, मदन मोहन भट्ट ने दी थी, और शिव प्रसाद डबराल ने दी थी। साथियों ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या किया था, पुरातत्व को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया। जैसे अब हम बात करते हैं, जैसे हरिद्वार है। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमारे जैसे क्या है, हरिद्वार। साथियों पहले बताएंगे कि हरिद्वार का जो पुराना नाम क्या था। क्या हरिद्वार को मैं गंगा द्वार बोल सकता हूं? बिल्कुल बोलेंगे सर, आप बिल्कुल गंगा द्वार बोल सकते हैं भैया जी, गंगा द्वार भी बोला जाता है। क्या इसको मैं कपिला बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या मैं इसको मायापुरी बोल सकता हूं? बिल्कुल, लेकिन मायानगरी नहीं बोलेंगे, मायानगरी नहीं बोलेंगे, मायापुरी ही बोलेंगे। मायानगरी जो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को ही मायानगरी के नाम से जाना जाता है, जबकि मायापुरी के नाम। अच्छा, सबसे पहले बोलता हूं मैं इसको, ये क्यों लिखाना हूं मैं, ध्यान से सुना जरा। मायापुरी, दूसरा गंगा द्वार, तीसरा जो आपका होगा, तीसरा मायापुरी, गंगा, कपिला। साथियों जैसे हमारा जो है ये गंगा द्वार है, गंगा द्वार क्यों बोलते हैं इसको गंगा द्वार? कहने का मतलब गंगा द्वार इसलिए बोलते हैं, याद रखना, कोई भी दोस्त याद रखना, जो गंगा हमारे उत्तरकाशी गौमुख से निकलती है। ठीक है, अब गंगा गौमुख से निकलती है और हरिद्वार पहुंच जाती है। जैसे ही हरिद्वार पहुंचती है तो ये एक पहाड़ी एरियाज हो गया,
यानी कि जब पहाड़ी एरिया से निकल करके आपके मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो जो जहां से प्रवेश कर जिस द्वार से वो प्रवेश करती है उस द्वार को क्या बोलते हैं? गंगा द्वार। कपिला नाम का कोई ऋषि हुआ करता था, माया देवी कोई माता हुआ करती थी जिन्होंने वहां पे तपस्या की थी। साथियों, यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? अच्छा, एक चीज मैं भूल गया था कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन देखिए, ये बोलेंगे उत्तराखंड को दिशा बढ़ाने का, पुरातत्व को दिशा बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? देखिए यहां से बोलेंगे, जैसे कि आपके बता देंगे तारादंड गहलोला को, या पहाड़ पर लालटेन किसके, अच्छा मंगलेश डंडवाल की, या फिर ये सुंदरमठ की, ये कोई और नाम दे देंगे आपको, तो आपको याद रखना ये नाम इनसे ही आएगा और इनसे ही आपको क्या मानना है? टिक मानना है। ठीक है साथियों। अच्छा, अब इसमें क्या होता है हरिद्वार में, जैसे वहद्रा बहादराबाद है साथियों, बहादराबाद में क्या मिले आपके? बहादराबाद जो है हरिद्वार के अंतर्गत आते हैं। अब धीरे धीरे सोचना कि पुरातत्व तो किस तरीके से मिलना, वो धीरे धीरे समझते रहना, वो चक्र लो आप लोग। ठीक है, बहादराबाद नामक एक जगह है, प्यार से समझना। बहादराबाद में जो होते हैं आपके ताम्र, जो है ताम्र उपकरण मिले, यानी कि तांबे के कुछ उपकरण मिले, तांबे उपकरण मिले। दूसरा आपके क्या मिले थे यहाँ पे? मृदभांड, मृद भांड। साथियों, ताम्र उपकरण और मृदभांड ये कहां से मिले थे? बहादराबाद से मिले थे। इनकी खोज कब की गई थी साथियों? आप बोलेंगे 1951 से लेकर के सर 1953 में किसने की थी? यज्ञ दत्त शर्मा। ठीक है, इसको लिख देना, किसने की थी खोज, यानी कि यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। साथियों, इसको आप इंपॉर्टेंट करना, किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कि ठीक है, इस चीज को आप वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है पेपरों में कि भाई जो है बहादराबाद में ताम्र उपकरण की खोज 1951 से 1953 में किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। साथियों, इस चीज को आप बहुत अच्छे से क्या करना है? नोटिस करना है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से बनेगा। दूसरा जो आपका टॉपिक आएगा साथियों, वो आएगा साथियों आपका जैसे द्वाराहाट। ठीक है, प्यार से समझना चीजों को, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कब से की गई थी? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। ठीक है, दूसरा आता है आपका द्वाराहाट। ये तो हम यहाँ पे लिखेंगे हटवाल घोड़े का शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए। ठीक है, यानी कि हटवाल घोड़े के शैल चित्र कहां से प्राप्त हुई थी? ये साथियों ये आता है पेपर में अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। ठीक है, यानी कि हटवाल घोड़े के शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए? बोलेंगे सर जी हटवाल घोड़े के शैल चित्र अल्मोड़ा से। जैसे ठडूंगा प्रकार के शैल चित्र कहां मिलते हैं? दूसरा पॉइंट डालेंगे यहाँ पे, ठडूंगा, ठडूंगा प्रकार के शैल चित्र, ठडूंगा प्रकार शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए थे हमें? तो ये बात है आपके प्रोला, कहां पड़ता है ये? आपके उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में पड़ता है साथियों। ठीक है, यानी इसको भी आप क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट करेंगे साथियों। ठीक है, यानी कि इसको भी क्या कर देंगे आप? इंपॉर्टेंट कर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है साथियों द्वाराहाट। ठीक है, प्यार से समझेंगे, यानी कि द्वारा हाट। अच्छा, द्वाराहाट कहां पड़ता है? देखिए साथियों, द्वाराहाट आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। अच्छा, द्वाराहाट को क्या बोला जाता है? यानी कि द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका बोला जाता है, द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी बोला जाता है, द्वाराहाट को मीठी मूलियों का क्षेत्र बोला जाता है, द्वाराहाट को खजूरों का क्षेत्र भी कहा जाता है। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, याद रखना। सबसे पहले तो मैं द्वाराहाट पड़ता कहां है? ये सबसे पहले अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा में पड़ता है ये। क्या क्या बोला जाता है इसको साथियों? इसको बोला जाता है जैसे कि आपका क्या बोला जाता है इसको, या देखिए इसको बोला जाता है आपका अल्मोड़ा जैसे मंदिरों की नगरी।
साथियों इंपॉर्टेंट करना, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं हम इसको, यानी कि पहला मंदिरों की नगरी, जो दूसरा बोलेंगे हम इसको मीठी मूलियों का क्षेत्र। मीठी मूलियों का क्षेत्र। दोराहाट को मंदिरों की नगरी बोला जाता है, मीठी मूलियों का क्षेत्र बोला जाता है, और हिमालय की द्वारिका हिमालय की द्वारिका बोला जाता है। बिल्कुल सर, हिमालय की द्वारिका बोले खजूरों का समूह या खजूरों का भी कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, इसमें सबसे पहले दोराहाट से हमें क्या मिले कि यहाँ पे मुनियों के मुनियों के क्या मिले थे यहाँ पे, यानी कि मुनियों के प्राचीन शैलचित्र, मतलब 2.5 पर्वतों से प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए थे, ठीक है। क्या लिखेंगे, दोराहाट से क्या मिले थे, यहाँ से क्या मिले थे, यानी कि दोराहाट में क्या होता है साथियों, ये इंपॉर्टेंट करना कि मुनियों के 2.5 पर्वत के शैलचित्र। क्या लिखेंगे, मुनियों, ये चल नहीं रहा साथियों, रुकिए, मुनियों के 2.5 पर्वत के 2.5 पर्वत के शैल चित्र प्राप्त, ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट करना, ठीक है। अच्छा, ये किस वन, दोराहाट किस वन से संबंधित है, तो आप लिखना ये कत्तूरी वन से संबंधित है। किस वन से, कत्तूरी वंश के संस्थापक जरा आप बताएंगे मुझे कौन है, लिखना कत्तूरी राजवंश, राजवंश से संबंधित है। और कत्तूरी वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो बसंत देव को माना जाता है, याद रखना ये भी, ठीक है साथियों, बसंत देव को माना। अच्छा, इस दोराहाट से मैं कितने क्वेश्चन बना रहा हूं यहाँ पे वो भी देखना, ठीक है। और दोराहाट के मंदिरों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मंदिरों को, यानी कि जो मंदिर हैं, मंदिरों के समूहों को 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से वो 3 वर्ग हैं, नंबर 1 है रत्नदेव का मंदिर समूह, रत्न देव का मंदिर, रत्नदेव का मंदिर समूह 1, यानी कि रत्नदेव का मंदिर समूह। दूसरा कचहरी का मंदिर समूह, साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, कचहरी का मंदिर समूह। तीसरा मिनियान मंदिर समूह, यानी कि यहाँ पे कितने मंदिर थे, बोलेंगे सर जी यहाँ पे जो हमारे मंदिर थे, अभी इंपॉर्टेंट करना, यहाँ पे जो हमारे मंदिर थे वो आपके 9 मंदिरों का समूह, यहाँ पे आपके 12 मंदिरों के समूह, और यहाँ पे आपके 3 मंदिरों का समूह। साथियों इंपॉर्टेंट करना, और इससे मैं कुछ और चीजें भी बताऊंगा आपको, जैसे क्योंकि कहीं मैंने देखा है कि जो शॉर्टकट बताते हैं यहाँ पे बहुत कुछ है साथियों, आप आराम से समझते जाइए सीक्वेंस वाइज, ठीक है। ये चीज हो गई, यानी कि यहाँ पे दोराहाट में सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है, क्या बोलेंगे, सबसे उत्कृष्ट मंदिर को किसको कहा जाता है, यानी कि दोराहाट में, यहीं पे लिख देता हूं मैं, सबसे उत्कृष्ट मंदिर किसे कहते हैं, ये साथियों मैं यहीं पे नीचे लिख रहा हूं, सबसे उत्कृष्ट मंदिर किसे कहते हैं, तो जरा बताएंगे, गुजर देव का मंदिर समूह, ठीक है, कि गुजर देव का मंदिर समूह, ठीक है। और इसके 2 प्रमुख मंदिर भी हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 प्रमुख मंदिर कौन से, एक तो है आपके केदारनाथ
केदारनाथ, दूसरा है आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। साथियों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे बेसिकली मैंने कितनी चीजें बताई है। नंबर 1, यहाँ पे देखिए साथियों कितनी चीजें बताई है मैंने। जैसे यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मुनियों के ढाई पर्वत, यानी कि द्वाराहाट, द्वाराहाट अल्मोड़ा में है, यानी कि द्वाराहाट जो है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सबसे पहली बात है अल्मोड़ा में पड़ता है, पहली चीज याद रखना। ठीक है, मंदिरों की नगरी बोला जाता है, मीठे मूल्यों का क्षेत्र बोला जाता है, हिमालय की द्वारिका बोलता है, खजूरों का समूह बोला जाता है। ये लिखा मैंने यहाँ पे, खजूरों का समूह लिख देना, खजूरों का समूह। ठीक है, खजूरों का समूह बोला जाता है, मीठी मूलियों का क्षेत्र बोला जाता है। अच्छा, मुनियों के ढाई पर्वत के शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, दूसरी बात, कत्तूरी राजवंश किस वंश से संबंधित है? तो बोलेंगे कत्तूरी राजवंश से संबंधित है। कितने प्रकार के मंदिर समूह यहाँ पे और कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 3 मंदिरों में। कौन सा? रत्नदेव का मंदिर है, कचहरी का मंदिर है, मिनियान का मंदिर समूह है। पहले में 9 मंदिर समूह है रत्नदेव के, और आपका जो दूसरा है, दूसरा कौन सा? आपका कचहरी, यानी कि कचहरी के मंदिर समूह में आपके कितने मंदिर हैं? आपके 12 मंदिर हैं। जैसे आपका मिनियान मंदिर समूह आपके 3 मंदिर समूह। सबसे उत्कृष्ट मंदिर किसको माना जाता है? तो सबसे उत्कृष्ट मंदिर गुजरदेव का मंदिर रहना था। 2 प्रमुख मंदिर हैं आपका, कौन कौन से हैं? जो कि आपके केदारनाथ और बद्रीनाथ है। ठीक है साथियों, यहां से इस सीक्वेंस वाइज जो है हमको ये तैयार करना है। ठीक है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बाय नोट्स बनाते जाएंगे साथियों। अब उत्तराखंड में, यहीं पे लिख रहा हूं मैं साथियों, दूसरा, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको, मैं थोड़ी सी इधर लिख देता हूं। ठीक है, कि क्या बोलेंगे, अब देखिए उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक, देखिए पुरातत्व को, या देखिए सब पहले सब उत्तराखंड में पुरातत्व को बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? दिशा को बढ़ाने का श्रेय तो ये लोग हैं। कौन? यशवंत सिंह कटोच, यशोधर्मन पाल, केपी नौटियाल, ये सब लोग हैं। पुरातत्व का जनक किसको जाता है, कहा जाता है? लेकिन सबसे पहले आप बताएंगे भारत में पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है, तो फिर बताएंगे कि उत्तराखंड में फिर पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है। ठीक है, कनिंगनम को माना जाता है, ठीक है, भारत में। ठीक है, और उत्तराखंड में किसको माना जाता है? वो चीज जरा आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले उत्तराखंड में जो माना जाता है वो माना जाता है हेनवुड को। किसको माना जाता है? हेनवुड को। इंपॉर्टेंट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, किसको माना जाता है? चंदीरा हेनवुड को। किसको माना जाता है आपका? इनकी हेनवुड को। हेनवुड ने 1856 में, ये भी लिख देंगे, देवीधुरा में, देवीधुरा में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की, पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की। ठीक है, देवीधुरा कहां पड़ता है आपका? बोलेंगे साथी, देवीधुरा कहां पड़ता है आपका? चंपावत में। बोलेंगे सर जी चंपावत में पड़ता है, यानी कि चंपावत में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? देवीधुरा कहां पड़ता है आपका? चंपावत में पड़ता है। ठीक है, ठीक है साथियों, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है, ये ध्यान से सुनना कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? हेनवुड को माना जाता है। ध्यान से सुनना क्योंकि पेपर में आता है। ठीक है, और यहाँ पे 1856 में देवीधुरा में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। पाषाणकालीन अवशेषों में देवीधुरा में क्या लगता था? एक भगवान मेला भी लगता है चंपावत में। ध्यान में रखना उस चीज को भी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट डालेंगे अब, रामगंगा घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट डालेंगे इनकी रामगंगा घाटी, राम गंगा घाटी। ठीक है, रामगंगा घाटी साथियों, आपका इस चीज को याद रखना, रामगंगा घाटी। तो रामगंगा घाटी जो है, ठीक है, यहाँ पे पाषाणकालीन अवशेषण की खोज किसने की? जरा बताएंगे, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषण की खोज किसने की? मैं तब तक लिख रहा हूं, क्या बोलेंगे कि राम गंगा घाटी में पाषाण कालीन अवशेषणों
की खोज किसने की? साथियों, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज। अब देखो, वो जो प्रांत तत्व बताए थे ना मैंने, वो आ गए ना। किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। आगे ना ये चीज, इन्होंने बहुत श्रेय दिया बढ़ाने का। किसने किया था? यानी कि यशोधर मठपाल ने की थी। किसने किया था आपका? यशोधर मठपाल ने की थी। यानी कि यशोधर मठपाल। इंपॉर्टेंट करते जाना, जिस चीज को मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों, उसको बहुत इंपॉर्टेंट करते जाना, क्योंकि यही चीजें जो है आपकी, यही चीजें आपके आगे काम में आने वाली है। ठीक है। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की। अगला पॉइंट, इसी रामगंगा घाटी में जो कपमार्क्स हैं, इसी को लिखना। रामगंगा घाटी में कपमार्क्स में डायरेक्ट लिखा हूं, कपमार्क्स। कपमार्क्स की खोज ये किसने की थी? जरा ये बताएंगे। अच्छा, कपमार्क्स का मतलब क्या होता है यार बेसिकली? देखिए, कपमार्क्स का मतलब होता है ओखली। और ओखली का मतलब ओखलियार, जिसमें हम गांव में क्या कूटते हैं? धान कूटने का काम करते हैं। तो इसकी खोज भी किसने की थी? रामगंगा घाटी में यशोधर मठपाल ने की थी। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है यशोधर मठपाल। ठीक है, ये भी यशोधर मठपाल ने की थी। और यहाँ पे मेहरुड़ी उद्यार का संबंध किससे है? इसी रामगंगा घाटी से है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरुड़ी लिखेंगे, यानी कि मेहरुड़ी उडियार का संबंध। एक सेकंड, उडियार का संबंध किससे है? इसी से है। ठीक है, रामगंगा घाटी से। किससे है? रामगंगा घाटी। यहां पे लेंगे रामगंगा घाटी। अच्छा, रामगंगा घाटी अभी वर्तमान में कहां पे है? ये चीज जरा मुझे बताएंगे कि रामगंगा घाटी वर्तमान में कहां पे है? तो ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्र, बागेश्वर पिथौरागढ़ के क्षेत्र में फैली हुई है वर्तमान में। वर्तमान में क्या, पहले से है ये। ठीक है, यानी कि बागेश्वर लिखेंगे, पूरा ही लिखेंगे कि राम गंगा घाटी कहाँ है? बागेश्वर प्लस पिथौरागढ़ में। ठीक है, रामगंगा घाटी वर्तमान में कहाँ है? बागेश्वर पिथौरागढ़ नदी में। और रामगंगा जो नदी बहती है वो कहां से निकलती है? नामी ग्लेशियर से निकलती है और आपके सरयू में समा जाती है। ठीक है, इस चीज को आप लिख देना साथियों। ठीक है, तो इस चीज को आप इंपॉर्टेंट करते जाना है साथियों। ठीक है, तो अब अगला जो टॉपिक होगा साथियों, वो होगा हमारा, क्या होगा? जरा पानी पी लेते हैं, एक सेकेंड। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को करते जाना है। अच्छा, अगला टॉपिक डालेंगे कुमाऊं, यानी कि अगला जो टॉपिक होगा, कुमाऊं के पास आपका एक कुमाऊं कौन सा? रानीखेत के पास आपका एक गांव पड़ता है, धनखल गांव। यानी कि कुमाऊं रानीखेत के पास एक गांव पड़ता है, कौन सा है? धनखल गांव। ठीक है, इसको ना, जो मैंने अभी तक पढ़ा है, इसको ना वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट करना है, क्योंकि ये चीजें जो है लाइफ में काम आने वाली है। ऐसी ऐसी चीजें जो है वो बहुत काम आती है, बहुत स्टैंडर्डेबिलिटी चीजें हैं। ठीक है, कुमाऊं में धनकल गांव है। ठीक है साथियों, यानी कि कुमाऊं में रानीखेत के पास एक धनकल गांव में, जहां पे जो हमारे धनकल गांव में क्या खोजे गए थे? धनकल गांव में हमारे कुछ, जैसे एमपी जोशी ने, सब से पहले लिखेंगे यहाँ पे एमपी जोशी और एमपी जोशी और डीएन नेगी ने क्या किया था? उत्खनन संरक्षण का कार्य
क्या किया था? उत्खनन संरक्षण का कार्य। ठीक है, इन्होंने उत्खनन संरक्षण का कार्य किया था। कहां पे? वहां पे किया था, कुमाऊं के पास, रानीखेत के पास एक धनकल गांव पड़ता है, जहां पे आपके एमपी जोशी और आपका डीएनए गिन ने संरक्षण एवं उत्खनन का कार्य करवाया था। अच्छा, 1986 के आसपास में एक चीज याद रखेंगे, 1986 में आपके अल्मोड़ा से एक ताम्र आकृति क्या हुई थी? प्राप्त। ठीक, मरखम द्वारा उत्खनन का कार्य शुरू किया गया था। उत्खनन का कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, एम मरखम द्वारा उत्खनन का कार्य शुरू किया गया था। अब एक चीज याद रखना आप लोग, जो इंपॉर्टेंट है, 5 प्रकार की मानवताओं आकृतियां कहां से प्राप्त हुई थी? बोलेंगे नैनीताल से प्राप्त हुई है। मंगोल शैल चित्रों का संबंध इन्हीं से है। इसको भी हम लिख देंगे, यानी कि 5 प्रकार की मानव ताम्र आकृतियां नैनीताल से प्राप्त हुई। ठीक है, ताल से प्राप्त, और मंगोल शैल चित्रों का संबंध भी नहीं से है। मंगोल शैल चित्रों का संबंध भी इन्हीं से है। मंगोल शैल चित्र का संबंध भी इन्हीं से है। ठीक है, इस चीज को भी वेरी इंपॉर्टेंट करें। देखो क्या क्या चीज बताई मैंने, यहाँ पे एक बार में दोहरा देता हूँ। ठीक है, यहां से दोहरा रहा हूं मैं। ठीक है, मैरुडी उडियार का संबंध किसके? रामगंगा घाटी, ये ऊपर हो गया। ठीक है, कुमाऊं में रानीखेत के पास धनकल गांव पड़ता है, जहां पे आपके एमपी जोशी और आपके डीएनए के उत्खनन संरक्षण का कार्य शुरू करवा दिया था। ठीक है, उत्खनन कार्य करते हैं, यानी कि 1986 के आसपास में आपकी अल्मोड़ा से भी एक ताम्र आकृति प्राप्त होती है, और 1987 के आसपास में आपके मरखम द्वारा उत्खनन का कार्य शुरू किया गया था। और उसके बाद 5 प्रकार की मानव आकृतियां आपकी 1999 में आपके कहां से प्राप्त हुई थी? आपके नैनीताल से प्राप्त हुई थी। और मंगोल शैल चित्रों का संबंध किससे है? इन्हीं से। प्यारे साथियों, तो इस चीज को वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज याद करेंगे कि आपके ये बताओ कि 1919 और 1920 के आसपास में, ध्यान से सुनना, यहां पे आपने सुना होगा दयाराम साहनी, जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ है? यानी कि पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है। किस नदी के किनारे है बताएंगे जरा? वो नदी है आपकी रावी नदी। और रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में कुछ और नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी है? यानी पुरुषणी है, इरावती की नदी के नाम से जाना जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। यानी कि दयाराम साहनी ने उत्तराखंड में क्या किया था? मंदिरों की खोज की थी 1990 में और 1920 में की थी। इस चीज को लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और मैं यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा झुकना पड़ रहा है। ठीक है साथियों, तो यह तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, है ना। तो अब क्या होता है कि मैंने कहा कि 1919 अप्रोक्सीमेट टू 20, ठीक है, दयाराम साहनी, यानी कि दया राम साहनी, यानी कि दयाराम साहनी ने उत्तराखंड में, यानी कि अपने प्यारे यूके में मंदिरों की खोज की पहली बात। ठीक है, जिन्होंने 1921 में क्या किया था? हड़प्पा या ओब्लिक सिंधु सभ्यता की खोज की। ठीक है, अब यार इंपॉर्टेंट कर लेना थोड़ी सी, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, है ना। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले जैसे आपका
एक चीज बताया मैंने अभी आपको बताया था, ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे? आपने बोला रावी की नदी के किनारे। रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में क्या बोला जाता था? तो रावी नदी को जो है वो ऋग्वैदिक काल में बोला जाता था पुरुषणी या फिर इरावती के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे बिपाशा किसको बोला जाता है? ध्यान से रखना दोस्तों, बिपाशा ब्यास को बोला जाता है। जैसे चेनाब, तो चेनाब किसको? अस्कनी को बोला जाता है। याद रखना, है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है। जैसे चेनाब अस्कनी को बोला जाता है। ठीक है साथियों, समुद्रित किसको बोला जाता है? जरा बताएंगे आप मुझे, तब तक मैं जो अगला करूंगा। सतलज को बोला जाता है। ठीक है साथियों, अब ये चीज जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल में नदियों के 11 आती हैं, ये जीएस में आती है, ये पोजीशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, और जैसे आपको क्या बोला जाता है, अस्कनी के मैं बता दिया, अस्कनी के चेनाब को बोला जाता है। झेलम, झेलम किसको बोला जाता है? तो बिस्ता को बोला जाता है। ठीक है, ये चीज होती है दोस्तों, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब मैं इस चीज को यहाँ पे लिखने की जरूरत तो नहीं है। मैंने बता दिया 2-4 नदियों के नाम मेन है आपकी। जैसे मैंने बता दिया ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे है? तो ये याद रखना है, पंजाब के पाक क्षेत्र यानी कि रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे साथियों, ये चीज याद रखना है। और प्राचीन में रावी नदी को तो रावी नदी बोला जाता था, लेकिन आधुनिक में क्या बोला जाता था? तो पुरुषणी और इरावती, जो मैंने अभी बताया। और एक आप थोड़ा चेनाब याद रखना, यानी कि अस्कनी, और एक आप वो याद रखना, बिपाशा याद रखना, व्यास को बोला जाता है। ठीक है, और सदानीरा, एक नदी सदानीरा है आपके, तो सदानीरा किसको बोलेंगे? यानी कि गंडक को बोला जाता है। तो ये तो नदियों के नाम है, खैर इनको मैं जीएस में पढ़ाऊंगा आगे साथियों। अब मुझे थोड़ा लगता है मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, है ना। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहां से प्राप्त हुआ? जरा बताएंगे, 14 नर्तकों का सुंदर चित्र उत्तराखंड में कहां से प्राप्त हुआ? मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। हाँ, इसको इरेज करके चलते हैं, दूसरा टॉपिक चलेगा यहाँ पे साथियों। इस चीज को याद रखना है यार, मंदिरों की नगरी वगैरह वगैरह, द्वारा हाट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, यानी कि 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहां से प्राप्त हुआ? मैंने बोला कि 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण आपके कहां से प्राप्त हुआ? 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहां से प्राप्त हुआ? जरा बताएंगे, तब तक 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहां से प्राप्त होता है? कसार देवी अल्मोड़ा से होता है। कहां से होता है? कसार देवी अल्मोड़ा से प्राप्त होता है। ठीक है, पेपर में आएगा ये, इस चीज को भी लगी हाथ इंपॉर्टेंट कर देना है। ठीक है, अच्छा ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई हैं, और ये चीजें भी आपने लिख दी होंगी, इनको भी मैं थोड़ा सा बाद में इरेज कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका महासम संस्कृति। महासम संस्कृति की खोज, जो आकृतियां, आकृति का मतलब क्या होता है यार? आकृति का मतलब होता है कि रूप, बनावट। आप नहीं बोलते कि आपका चेहरा कैसा, आपकी बनावट कैसी, आपकी सजावट कैसी है, तो ये आकृति होती है महासम संस्कृति। ठीक है, इसके बाद टॉपिक डालेंगे महासम संस्कृति साथियों, महासम संस्कृति डालेंगे। ठीक है, यानी कि महासम संस्कृति लास्ट टॉपिक होगा आज का ये, महासम संस्कृति। ठीक है, यानी कि महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियां कहां से खोजी गई? यानी कि महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियों की खोज। अब देखो किसने की, वो भी देखना, जो पुराण तत्व बढ़ाने का श्रेय जाता था ना, वो भी देखना किसने की। तो महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियों की खोज किसने की थी? जरा बताएंगे मुझे, किसने की थी यार? द्वाराहाट को मैंने क्या क्या बोला था इससे पहले, जरा बताएंगे। द्वाराहाट को बोला था मैंने क्या मंदिरों की नगरी बोला था?
मीठी मूलियों का क्षेत्र भी बोला था। ये इससे हिमालय की द्वारिका भी बोला था। द्वाराहाट किस वन से संबंधित है? तो कतुरी राजवंश से संबंधित बताया था मैंने। ठीक है, रिवाइज करते जाएंगे यार, बस हो जाएगा। वो सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है यहाँ का? गुजरदेव का मंदिर। दो प्रमुख मंदिर कौन सा है? केदारनाथ और बद्रीनाथ, है ना। तो इस चीज से आप रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, और इनकी कितने मंदिर समूह वर्गों में बांटा गया? 3। कौन कौन से हैं? बोलेंगे भैया जी, पहला मंदिर समूह रत्नदेव का मंदिर समूह जिसमें 9 मंदिर थे। उसके बाद दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका कचहरी का मंदिर समूह जिसमें 9 थे। तीसरा कौन सा था आपका? यानी कि मिनियान मंदिर समूह जिसमें 3 मंदिर समूह थे। तो वही द्वाराहाट को में चंद्रेश्वर मंदिर बोला जाता है, खजरों का समूह बोला जाता है, वो मैंने पहले बताया। यानी कि द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर, द्वाराहाट की चंद्रेश्वर मंदिर। साथियों अभी राइटिंग नहीं बन रही होगी, पहला पहला दिन है अभी, है ना, तो अभी थोड़े दिन समय लगेगा, है ना। द्वाराहाट के मंदिर समूह। अच्छा, एक चीज बताएं, कपमार्क्स का जो महासम संस्कृति से संबंधित किसने बताया था कि कपमार्क्स का संबंध महासम संस्कृति से है? यार महासम संस्कृति का मतलब क्या होता है? क्या होता है जरा बताएंगे मुझे, तब तक मैं इस लिख दूं कि जो कपमार्क्स है, कपमार्क्स में तो उखलियार है गाँव में जो ऐसे बनते थे ऐसे। अब मुझे तो बनाना कभी नहीं आता थोड़ा सा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये ऐसे नहीं होते थे ऐसे, तो इसमें क्या होता था, उखल से कूटते थे जो धान, वो उखलियार होते हैं। जैसे द्वाराहाट के चंद्रेश्वर से मंदिर से आपके, हाँ वो चीज भूल गया था मैं, कितने कप मार्क्स मिले थे, यानी कि ये लिख देना है कितने कप मार्क्स मिले, यानी कि कितने कप मार्क्स मिले, कप मार्क्स, या ऑब्लिक में लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ओखली लिख दे यहाँ को, ओखली है तब तुम्हें याद रहेगा, ओखली या ओखलियार बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर ओखलियार। कितने मिले थे? 200 बोलेंगे सर जी, ये पेपर में आता है आपका 200। कैसे मिले थे? समांतर में मिले थे, समांतर पैरेलल एक्सेस में 200, यानी कि ये ओखलियार ना, पता ऐसे ऐसे मिले कुछ, ये ओखली फिर इसके पैरेलल, फिर इसके पैरेलल, ऐसे ओखलियार मिले थे वहां पे। ठीक है, इस चीज को भी लगे हाथ याद रखना है। अब जो कप मार्क्स, कोई वो क्लियर है, बोलना मत, कप मार्क्स, एंड जो ये कप मार्क्स हैं, इनका जो संबंध है, वो महासम संस्कृति से किसने बोला कि ये महासम संस्कृति से है? इनकी महासम इंपॉर्टेंट है, संस्कृति से किसने बताया? याद करना यार है, ये अलग टॉपिक है, ठीक। महासम संस्कृति से किसने बताया था इसका संबंध? तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसने बताया, जरा मुझे बताएंगे जरा, तो किसको बताएं? रिवेट कॉर्नर ने, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे रिवेट कॉर्नर, ठीक है, उस चीज को रखेंगे आप, यानी कि रिवेट कॉर्नर ने बताया था, ठीक है। 1877 के आसपास में रिवेट कॉर्नर से महासम संस्कृति की खोज की थी, इसको भी लिख देंगे, ठीक है, यानी कि 1877 में रिवेट कॉर्नर ने महासम संस्कृति की खोज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महासम संस्कृति की खोज किसने की थी? तो रिवेट कॉर्नर्स ने की थी। कब की थी? 1877 के आसपास में की थी, ठीक है। और जो ये लिखा रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, साथियों इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अब लिखना अगला पॉइंट, यानी कि कुमाऊं, आपके कुमाऊं से प्राप्त महासम कुमाऊं से जो प्राप्त हुए थे हमारे, क्या होते हैं? महासम की जो कप मार्क्स हैं, कप मार्क्स को जो एमपी जोशी है, कौन है?
एमपी जोशी। इसने कितने भागों में बांटा था? बोलेंगे सर जी 7 भागों में बांटा। अब तुम इतने बनी, अब मैं आगे लिख देता हूँ पूरा ही कि कितने भागों, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाए साथियों, कितने भागों में बांटा? क्या बोलेंगे? 7 भागों में बांटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इसने कितने भागों में बांटा था? तो 7 भागों में बांटा। ये टॉपिक ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि इस टॉपिक से ना क्वेश्चन ना उखड़ के आते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कंफर्मली है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इसमें। ठीक है, अच्छा पश्चिमी, आपके पश्चिमी, ये क्वेश्चन और लिखेंगे कि पश्चिमी रामगंगा घाटी में कब मार्क्स की खोज किसने की थी? क्या लिखेंगे? पश्चिमी राम गंगा घाटी, सॉरी, पश्चिमी रामगंगा घाटी में कब मार्क्स की खोज किसने की? जरा बताएंगे मुझे, किसने की? किसने की? अरे यार कप मार्क्स मतलब भूलना मतलब है, कप मार्क्स का मतलब ओकलियार होता है, ओकलियार। जरा बताएंगे रामगंगा घाटी में कप मार्क्स की खोज किसने की थी, और वो चीज बताएंगे। तो रामगंगा घाटी में बोलेंगे भैजी कप मार्क्स की खोज किसने की थी? जरा मुझे बताएंगे कि रामगंगा घाटी में, कब मैं तब तक पानी पी लूं, किसने की थी? पानी भी नहीं आ रहा। अच्छा, रामगंगा घाटी में कप मार्क्स की खोज ये शिवधर्म मठपाल ने की थी। ठीक है, इसी ने। ठीक है, अच्छा वो चीज भी आप याद रखें। देवी धुरा में कप मार्क्स की खोज किसने की थी? यानी कि देवी धुरा में कप मार्क्स की खोज, कप मार्क्स की खोज किसने की थी? देवी धुरा कहां पड़ता है? चंपावत में पड़ता है। क्या बताया था मैंने यहाँ पे? मैंने कहा यहाँ पे देवी धुरा में जो प्राण तत्वों के जनक किसको बताया था मैंने? हेनवुड ने 1856 में देवी धुरा पाषाण काल में अवशेषों की खोज की थी, जहां पत्थर का बकवाल का मेला खेला जाता है, जो चंपावत में। वहीं पे कप मार्क्स की खोज किसने की थी? बोलेंगे सर जी एमपी जोशी ने की थी। एमपी जोशी। साथियों अच्छा, रामगंगा घाटी में 9 ग्राम से कप मार्क्स की खोज। ठीक है, इस तरीके से होगा साथियों। इसको क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ, देवी धुरा में कप मार्क्स खोज किसने? सुधीर मठपाल ने। अच्छा, ये भूपेश्वर, इस चीज को ना बड़ा इंपॉर्टेंट करेंगे। ये ना थोड़ा हार्ड जरूर लगता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आता है यहाँ से। भूपेश्वर में कई कई हमारे साथी हैं, टीचर, जो बताते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आप अपना तरीका बता बताने का, तो है ना, कोई शॉर्टेज से बताता है, कोई ऑर्टेज से बताता है, कोई किसी का कोई तरीका होता है, तो किसी का कोई तरीका, अपना मतलब तरीका होता है। ठीक है, समीप, गोपेश्वर के समीप, गोपेश्वर के समीप, समीप एक होता है मंडल घाटी, मंडल घाटी, मंडल घाटी, सतीश, मंडल घाटी, यानी कि गोपेश्वर के समीप आपके मंडल घाटी, पश्चिमी नयार, पश्चिमी नयार के ग्वाड़, यानी कि ग्वाड़ आदि स्थानों से, आदि स्थानों, ग्वाड़ आदि स्थानों से, यानी कि ग्वाड़ आदि स्थानों से कप मार्क्स की खोज किसने की थी? मार्क्स की खोज किसने की थी? यशवंत से कटोच ने की थी रे, ये ध्यान रखना है। ये नहीं बोला कि सुधरी मठपाल सब जगह आते जाना। यशवंत से कटोच ने किसने की थी? यशवंत सिंह कटोच। अरे सबसे पहले मैंने आपको पुराण तत्व का श्रेय दिशाक बढ़ाने के लिए बताया था, तो सबसे पहले मैंने आपको यशवंत सिंह कटोच बताया था, उसके बाद यशोधर मठपाल बताया था, उसके बाद किसको बताया? मदन मोहन भट्ट को बताया था, नहीं केपी नोटियाल को बताया, उसके बाद मदन मोहन भट्ट को बताया, उसके बाद मदन मोहन जोशी को बताया था, उधर उसके बाद किसको बताया था? शिव प्रसाद डबराल को बताया था। इस तरीके से बताया था मैंने। तो साथियों, सॉरी, आज जो मैंने बताया था
वो इस तरीके से था कुछ सिलेबस, और ये उन साथियों के लिए है जिनको वाकई में हकीकत में अभी आवश्यकता है पढ़ने की और आवश्यकता है एक नोट्स बनाने की। तो साथियों, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जरूर आप लोगों को जो है वो पसंद आई होगी। और हाँ, देवीधुरा में कप मार्क्स की जो खोज की थी 9 ग्राम से, वो आपके 73, ये जो पश्चिमी रामगंगा घाटी में कप मार्क्स की खोज, ये थोड़ा सा साथियों, एक सेकंड, ये इस तरीके से नहीं होगा, ये थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ साथियों, आप ये थोड़ा सा काट देंगे इसको। पश्चिमी रामगंगा घाटी थे इनकी, सॉरी, यानी पश्चिमी रामगंगा घाटी में, पश्चिमी रामगंगा घाटी के 9 ग्राम से 9 ग्राम से 73 कप मार्क्स की खोज की थी। 73 कप मार्क्स की खोज की थी, ठीक है। 73 कप मार्क्स की खोज की थी साथियों। तो आपको जो है, ठीक है, वो भी आज का टॉपिक जो है इस तरीके से पढ़ाया गया है साथियों, क्योंकि यहाँ गर्मी भी बहुत हो रही है, पसीना भी गिर रहा है साथियों, है ना। तो इस चीज को लिख देना लास्ट में, किसने की थी खोज की थी आपकी, यशोधर मठपाल ने। आगे टाइम मैंने डायरेक्ट लिखा दिया था यशोधर मठपाल। साथियों, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैसे आपकी कुछ उत्तराखंड की जनजातियां हैं, जैसे कोल हो गया, उसके बाद किरात जनजाति हो गया, उसके बाद खस हो गया, सोका, भोटन, तिकी बोला जाता है उसको, वो जनजातियां पढ़ेंगे उत्तराखंड के, किस सीक्वेंस वाइज चलेंगे साथियों। ये पहले पहले वीडियो थी साथियों, लगता है थोड़ा सा लेखने अभी थोड़ी दिक्कत होती है साथियों, धीरे धीरे जो है वो अपने एक पटरे पे आ जाता है। हर व्यक्ति जो होता है वो मेहनत एक ग्राउंड लेवल से करता है और एक उच्च लेवल तक करता है साथियों। उम्मीद करता हूँ जरूर आप लोगों को ये पसंद आई होगी वीडियो, और हाँ, आप नोट्स बाय नोट्स बनाते जाना, इस तरीके से ही मैं पढ़ाऊंगा, और जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको मैं विद इन सेकंड, 1 सेकंड या 2 मिनट के अंदर मैं उस चीज को दोहरा देता हूँ एक बारी पूरे अपने उससे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास पढ़ा था साथियों, 2 मिनट सुन लेना आप ध्यान से। सबसे पहले मैंने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास पढ़ाया था, प्राचीन इतिहास के बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ाया था मैंने, उत्तराखंड के जो आपके पुराण तत्व थे उनकी दिशा बढ़ाने का श्रेय किसने दिया था। तीसरा पढ़ाया था, यानी कि वो 3-4 बताए थे मैंने, यशवंत सिंह कटोच वगैरह वगैरह 3-4 लोग बताए थे मैंने, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है हरिद्वार को मैंने पुराना नाम बता दिया क्या है। और हाँ, हरिद्वार में जो मानव ताम्र आकृतियां हैं और आपकी मानव आकृतियां हैं जो 1951 से लेकर के 53 तक खोजी गई थी, तो वो चीज भी मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। उसके बाद पढ़ा दिया था मैंने आपको द्वाराहाट, ये इंपॉर्टेंट है, हिमालय की द्वारिका, मीठी मुनियों का क्षेत्र, और आपके हिमालय का द्वारिका मीठी मुनियों का क्षेत्र बोला था इसको मैंने, और मंदिरों की नगरी बोला था इसको मैंने, और खजरों का मंदिर समूह बोला था मैंने आपको, और ये किस वंश से संबंधित है, कतुरी राजवंश से संबंधित है साथियों। और इसके लिए मैंने क्या बोला था कि कितने मंदिर समूह में वर्गीकृत है, ये 3 में है। जैसे आपके रत्नदेव का मंदिर होता है, दूसरा आपका कहेंगे कचहरी का मंदिर समूह, तीसरा आपका मिनियान का मंदिर समूह, पहले में 9 मंदिर समूह, दूसरा में आपको 12 मंदिर समूह, तीसरा में आपका 3 मंदिर समूह है। इसका सबसे उत्कृष्ट मंदिर है जो आपका कौन सा मंदिर समूह है, उसका जो उत्कृष्ट मंदिर समूह है वो आपका गुजरदेव का मंदिर है। चौथी बात आएगी आपके कि 2 मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं बोल के, केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर है साथियों। ये वाला टॉपिक मैंने ये पढ़ा दिया था, और कुछ छूटा हुआ तो मैंने उसमें पढ़ा दिया था, है ना। जो अगला होगा हमारा उत्तराखंड के जो पुरातत्व हेनवुड ने जो खोजे थे, ये ना उत्तराखंड के पुरातत्व के जो जनक माना जाता है, हेनवुड को माना जाता है। 1856 में देवीधुरा में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। दूसरा कप मार्क्स की खोज भी किसने की थी, आपकी यशोधर मठपाल ने की थी साथियों। अगला जो होगा आपका मेट्रो डियर का संबंध किससे है, रामगंगा घाटी से है, और ये भी आपकी बागेश्वर पिथौरागढ़ में फैली हुई है, ठीक है। तीसरा होगा आपका कुमाऊं के रानी खेत के पास आपका धनकुल गांव है, जहाँ पे एमपी जोशी ने आपका डी और एन नेगी ने उत्खनन का संरक्षण का कार्य शुरू किया था। उसके बाद जो होता है 1986 में एक ताम्र आकृति जो है वो अल्मोड़ा से प्राप्त पहले हो गई थी, बाद में इसका लंबा चौड़ा सीन भी है अल्मोड़ा के बारे में, ताम्र की वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। आसपास में एमर खंड द्वारा उत्खनन संरक्षण का कार्य किया गया था। अच्छा, 5 प्रकार की मानव आकृतियां जो थे वो याद रखना है, वो किससे है, आपकी 1999 नैनीताल से प्राप्त हुई है, मंगोल चलचित्रों का संबंधित से। एक दयाराम साहनी है, एक दयानंद सरस्वती है, ये चीज याद रखना। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, उत्तराखंड में 1955 के आसपास में आए थे, बद्रीनाथ और केदारनाथ में क्या की थी उसने यात्रा की थी। 1975 में उसने आर्य समाज की स्थापना कर दी थी, कंफ्यूज मत होना। और उसने
1868 के आसपास में आई थिंक क्या किया था, वहां पे हरिद्वार में पाखंड एवं पात का फहराया था। वो चीज अलग है, वो दयाराम सरस्वती है, ये दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी वही है जिन्होंने 1919 या 20 के आसपास में यहाँ पे क्या खोजा था, यानी कि मंदिरों को खोजा था। और 1921 में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता की खोज की थी। रावी नदी के किनारे है। रावी नदी को ऋग्वेद में क्या बोला था, पुरुषणी के नाम से भी जाना जाता है, और या फिर इरावती के नाम से जाना जाता है। जैसे बिपाशा को बिस्ता क्या बोलते हैं, उसका नाम ब्यास बोला जाता है। तो ये तो अलग है। चिनाब को जैसे आपके किसे बोला जाता है, चिनाब को आपके वो बोला जाता है, चिनाब को बोला जाता है अस्कनी के नाम से। ठीक है साथियों, जैसे आपको बिपाशा को, जैसे आपका झेलम एक नदी है, झेलम क्या बोला जाता है, बिस्ता बोला जाता है। ये चीज अलग है। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ाया था आपने? अच्छा, 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण कहाँ से प्राप्त हुए थे आपके? कसार देवी अल्मोड़ा से प्राप्त हुए थे, ये भी याद रखना आपको। उसके बाद है महासम संस्कृति। सबसे पहले महासम संस्कृति आकृतियां हमें द्वाराहाट की चंद्रेश्वर मंदिर से मिले। 200 जो यहाँ पे उकलियार थे वो समांतर में पहले एक्सिस में पाए गए थे। महासम संस्कृति की जो कप मार्क्स है, उससे किसने बोला था कि इससे संबंधित है, महासम संस्कृति से कप मार्क्स संबंधित है, किसने बताया? रॉबर्ट कंदन, वो उसने बताया था, रेबेट कॉर्नर ने बताया था 1877 के आसपास में। हाँ, 1877 के आसपास में इसने महासम संस्कृति की खोज कर ली थी, इसको भी याद रखना है। कुमाऊं में महासम संस्कृति के कपमास को जो होता है एमपी ज्योति ने 7 भागों में बांटा था, ये याद रखना है। हाँ, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही थी मेरे से। पश्चिमी राम घाटी के 9 ग्राम से 73 कपमास से खोजे सुधरमठ पाने की थी। ठीक है। अच्छा, देवीधुरा में जो कपमास की खोज की थी वो एमपी जोशी ने की थी, और गोपेश्वर के मंडल घाटी के पश्चिमी ग्वार घाटी आदि स्थानों से कपमास खोज किसने की थी? S1 से कटोच ने किया। सुधरमठ बाल मत बोल देना। साथियों, यहीं पे आज की वीडियो समाप्त होती है। कल हमारा चलेगा उत्तराखंड की जनजातियां। थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लाइक आई होगी, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और आपका आशीर्वाद से ही मेरा आगे मार्गदर्शन और बढ़ेगा, और मेरी दिल की जिज्ञासा आप लोगों के लिए और बढ़ेगी। धन्यवाद, और आप यही नोट्स बना दीजिए। थैंक यू।